classes of English language. Today our topic is complex sentence and we are going to learn adverb clause. As you know, in this series we are continuing parts of adverb clause. Now we are going to study a seventh part of adverb clause, that is known as adverb clause of concession and contrast. प्रीवियस लेक्चर्स में आपने देखा कि एडवर्ब क्लोज के बाकी पार्ट्स को हम किस तरह से देखते हैं, कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं, कंजंक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। आज फिर हम डिस्कस करेंगे इस सेवन पार्ट को, जिसमें कंसेशन और कंट्रास्ट को लेकर के हम जानेंगे कि कौन कौन से कंजंक्शंस आते हैं और उनका कैसे दूसरी जगह उसी कंजंक्शन का यूज आने पे क्या डिफरेंस होता है। इस सीरीज को पूरी तरह से समझने के लिए अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फौरन इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें। आइए जानते हैं इसके अंदर आने वाले उन कंजंक्शंस को जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वह है ऑल्दो, दो, एज को लेकर के आप समझेंगे कि एज तो सर ने कई बार बताया है, एज बिकॉज के सेंस में भी आता है, कहीं और आपने डिग्रीज में भी देखा होगा, यहाँ फिर आ गया। आप देखेंगे कि अगले पार्ट में एज फिर आएगा मैनर में, तो फिर हम बाद में एक लेक्चर लेंगे, हालांकि अभी भी हम उनको डिफरेंशिएट करेंगे। बाद में पूरा लेक्चर लेंगे जिसमें हम एज के उन सारे यूजेज को एक साथ डिस्क्राइब करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ सकें। फिर भी जितना पॉसिबल होगा अभी भी हम डिफरेंशिएट करते हुए चलेंगे। इसके बाद आपका आता है हाउएवर, इवन इफ और नॉट विथस्टैंडिंग दैट। नॉट विथस्टैंडिंग कंजंक्शन आपको नया लग सकता है, देखेंगे कि इनके यूजेज हम कैसे करते हैं। इन सभी यूजेज में जनरली हम देखते हैं ऑल्दो को अगर हम देखें तो ऑल्दो का मतलब होता है हालांकि, या हिंदी में अगर हम कहें तो इसको हम यद्यपि से दर्शाते हैं। यद्यपि का मतलब अगर हम साधारण तरीके से इसको डिस्क्राइब करें तो इसका मतलब होता है होने पर भी। होने पर भी में आपका कंट्रास्ट आता है कि वह ईमानदार है, ठीक है, फिर भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो इस तरह की विरोधी परिस्थितियों को इस कैटेगरी के अंदर हम लाते हैं, होने पर भी। अब देखेंगे कि इस तरह की विरोधी परिस्थिति में ऑपोजिट सिचुएशन के अंदर कैसे हम एज को यूज करते हैं, कैसे हाउएवर को यूज करते हैं और कहाँ पर इवन इफ को यूज करते हैं। तो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं और हमारा है हालांकि। जो स्टूडेंट्स हिंदी के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं उनके लिए ये आसान होगा। हालांकि वह कमजोर है फिर भी पूरी कोशिश करता है। तो अब यहाँ पर कमजोरी भी है और कोशिश करना भी है, तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। तो आप कहेंगे ऑल्दो ही इज वीक। आप यहाँ पर या तो कॉमा लगाएं या यट लगाएं, दोनों में से कुछ एक आपको लगाना है, ठीक है। हम यहाँ पर यट इसलिए लगा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। हमने यहाँ पर ब्रैकेट लिया है, he tries his best। तो ये आपने लिखा। जब आपके पास ये सेंटेंस होता है और जो आपकी एडवर्ब क्लोज है, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, वो इस पार्ट के अंदर आपको नजर आती है, तो आप इस प्रिंसिपल क्लोज को पहले भी लिख सकते हैं, he tries his best, ठीक है, although he is weak। तो आप इस although की जगह
दो भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आई होप कि एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अब हम इसी एडवर्ब क्लोज ऑफ कंसेशन एंड कंट्रास्ट पर कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स लेते हैं, उन्हें आप ध्यान से समझिएगा, डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें से हम दो और ऑल्दो से अलग कंजंक्शंस यूज करने वाले हैं। देखना है कि कैसे हमको उन्हें यूज करना है। आपके पास यहाँ पर है चाहे कितने भी सरल क्यों न हो, तो आप हिंदी का कोई भी एक पार्ट पकड़ लीजिए और उस पर बेस सेंटेंस किसी भी तरह के चेंज हुए वर्ड्स के अंदर आए, आप उसे ट्रांसलेशन में डाल दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हिंदी हर बार बिल्कुल इन्हीं के जैसी आपको नज़र आ रही हो। आपको क्या करना है, कितने भी सरल चाहे कितने भी सरल क्यों न हो, आपके कितने भी सरल होने पर भी किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर आपका सेंस किसी भी तरह से बोलने पर इस हिंदी के अकॉर्डिंग, इस हिंदी के जैसा, इस सेंटेंस के जैसा नज़र आ रहा है, तो आपको सेंटेंस इसी पैटर्न पर डाल करके ट्रांसलेशन करनी होगी और उसका सिंटैक्स इसी तरह से आपको सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बात आई है, आप चाहे कितने भी सरल क्यों न हो, तो ये आपको समझना पड़ेगा और आप क्या कहेंगे, इस सेंटेंस को हम हावेवर से यूज करेंगे। और हावेवर को यूज करके किस तरह से सेंटेंस हम बनाने वाले हैं, हम कहेंगे सबसे पहले आपने हावेवर लगाना है। हावेवर आपने लगाया, उसके बाद अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार एडजेक्टिव है या एडवर्ब है यह आपको लगाना है। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद में लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और आपको पूरा सेंटेंस आपको आगे ट्रांसलेट कर देना है जिस तरह का टेंस आपको दिया गया है। आप चाहे कितने सरल क्यों न हो, तो यहाँ पर आपकी विशेषता सरल, इनोसेंट और जेंटिल को लेकर के आ रही है। तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। तो आप इस तरह से इसका ट्रांसलेशन करेंगे, हाउएवर जेंटिल यू आर, हाउएवर जेंटिल यू आर। तो आपने देखा हाउएवर आपने लगाया, एडजेक्टिव के बाद जेंटिल, एडजेक्टिव की जगह जेंटिल आपने लगाया, इनमें से कोई एक आएगा। फिर आपने यहाँ पर आर की जगह लिखा यू मे बी। अब यहाँ पर होने की इंग्लिश जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो बी होती है और इसके अंदर ने की इंग्लिश नॉट नहीं लगाई जाती है। तो हाउएवर जेंटल यू मे बी कॉमा नोबडी will believe you, nobody will believe you। तो इस तरह से आप इसका ट्रांसलेशन सीधे सीधे से कर लेते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस एडवर्ब को लेकर के आता है, हमने एक सेंटेंस कहा, आप चाहे कितनी भी मेहनत क्यों न कर लें आप पास नहीं हो सकते, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, हाउएवर। तो यहाँ जेंटल की जगह क्या आ जाएगा, हार्ड, ठीक है। यहाँ आ जाएगा यू मे वर्क, मे की जगह में आ गया, और फिर जैसा सेंटेंस आपका आया यू कैन नॉट पास वगैरह, वैसा आप आगे ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो ये आपको हाउएवर और उसके साथ जो है एडवर्ब या एडजेक्टिव को आपको सेट करना आना चाहिए और बाकी का स्ट्रक्चर आपको आसान लगने लगता है। हमारे पास ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को भी हम दो तरह से बनाएंगे। ये एग्जाम्पल भी बिल्कुल आप देखेंगे कि क्यों न हो चाहे कुछ इस तरह के वर्ड से मैच करता हुआ नजर आ रहा है। इवन आफ्टर दिस हम यहाँ पर जो है अब की बार हाउएवर हम कर चुके हैं, हम इवन इफ को यूज करेंगे और हमारा ट्रांसलेशन होगा चाहे बारिश ही क्यों ना हो, तो आप लिखेंगे इवन इफ इट रेन्स। क्यों न हो में नोट की इंग्लिश, आपको ने की इंग्लिश नोट नहीं लगानी है। मैं स्कूल जाऊंगा, ठीक है। आई गो टू स्कूल, आई का मतलब आई शैल, आई विल, जो भी आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना चाहें, गो टू स्कूल। तो ये हमारा यहाँ पर सेंटेंस हुआ। अब इस सेंटेंस को हम क्या करेंगे, इवन इफ को हम फिर हाउएवर में डालेंगे और इस हाउएवर वाले सेंटेंस को हम ब्लैक कलर से लिखेंगे ताकि आपको समझना और कंपेयर करना थोड़ा इजी हो जाए। तो हम लिखेंगे हाउएवर
अब यहाँ पर ज्यादा बारिश की नहीं है, ठीक है, तो अगर हम यहाँ ज्यादा बारिश को ऐड करें तो हम लिखेंगे however heavy however के बाद आप क्या लगाते हैं, आपने एडजेक्टिव या एडवर्ब लगाया। रेन को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, चाहे वर्ब बना लीजिए, और अगर आप वर्ब ना बनाना चाहें तो आप अगर रेन को आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो फिर आपको बी यूज करना पड़ेगा, और अगर आप इट यूज कर रहे हैं तो आपको रेन को मेन वर्ब पर यूज करना पड़ेगा। एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट पर आपने रेन को एज अ सब्जेक्ट यूज किया तो आपको वर्ब पर होने की इंग्लिश भी लगानी पड़ेगी, लेकिन अगर आप बारिश और होना वर्ब पर लगा रहे हैं तो फिर सब्जेक्ट आप इट लगाएंगे। आपका ट्रांसलेशन होगा however heavy it may rain today I go to school। तो बाद का जो आपका पार्ट है, जो क्लोज है, उस पर टेंस जैसा होगा वैसा ही आप ट्रांसलेट करेंगे। जो सिचुएशन डिस्क्राइब की है वो आप फर्स्ट पार्ट में ही करेंगे। तो इस तरह से आप इवन इफ का यूज करते हैं, जो कि चूंकि एक ही कैटेगरी के अंदर है, ठीक है, तो कई बार हम एक ही बात को कहने के लिए अलग अलग कंजंक्शंस का यूज कर सकते हैं। आई होप कि एग्जांपल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे एक नया एग्जांपल लेते हैं और उसमें कई तरह से कंजंक्शंस को यूज करके हम एक बार फिर देखेंगे। हमारे पास ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हमने लिया है यहाँ पर एग्जांपल 4 नंबर के लिए, और इसमें हम कई सारे कंजंक्शंस का यूज करने वाले हैं। सबसे पहले अभी हम मोस्ट अवेटेड कंजंक्शन एज का यूज करेंगे। बहुत देर से लिखा हुआ है, आप सोच रहे होंगे कि एज का क्या यूज होने वाला है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन ब्लू इंक में। बावजूद गर्मी होने के, यद्यपि गर्मी है, यद्यपि की जगह आपको हालांकि भी लिखना हो सकता है, या गर्मी होने की स्थिति में, गर्मी होने पर। कहने का मीन यह है कि सेंटेंस किन्हीं लफ्जों में हो, किन्हीं वर्ड्स में हो, आपको एक कॉमन जो पैटर्न है सोच का उसके इक्वल सिंपलीफाई करना होगा और फिर आप सेंटेंस को डालेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले किससे बनाएं, हमने अभी बोला कि हम एज से बनाएंगे, ठीक है, तो आप किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल आपको एक नया वर्जन लगेगा, हॉट एज इट इज। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, हॉट एज द सन इज। किसी भी बात को कहने के कई तरीके होते हैं, तो आपके ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है वो है कंजंक्शंस की स्टडी करना। हॉट एज इट इज या हॉट एज द सन इज, कॉमा वी मस्ट गो, वी मस्ट गो आउट। आपने देखा। अब हम इसको दूसरे कंजंक्शन से बनाने की कोशिश करेंगे। इसी सेंटेंस को अब हम नॉट विदस्टैंडिंग दैट से यूज करने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा अनयूजुअल कंजंक्शन है, नॉट विदस्टैंडिंग दैट। अब इसके बाद देखेंगे कि जो हमने एस के लिए एडजेक्टिव पहले लाकर सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट कर रखा था, इसको नॉर्मलाइज करेंगे। दैट द सन, बिल्कुल सीधा सीधा लिखना है, इज हॉट या वेरी हॉट, जो भी आपने लिखना है उसमें कोई इशू नहीं है, और आप सीधा सा कॉमा लगाकर लिखेंगे वी मस्ट गो आउट, हमें बाहर जाना ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर नॉट विदस्टैंडिंग दैट की जगह पर अगर आप ऑल्दो लगा दें या दो लगा दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर आप इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को जहां पर नॉट विदस्टैंडिंग दैट लगा है तो सेकंड नंबर पर और बाद की क्लॉज को पहले लिख लें, तब भी कोई इशू आपका नहीं होगा। थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं एज को लेकर के। एज के अंदर कंपैरिजन भी आया था, ठीक है, एज के अंदर रीजन भी आया था, ठीक है, और एज के अंदर आज यहाँ पर जो कंसेशन और कंट्रास्ट है,
ठीक है, वो भी आया है। तो एक एक एग्जाम्पल लेकर के समझ लेते हैं। ये आप जान लीजिए कि तीनों ही जो एज हैं वो आपके एडवर्ब क्लॉज के अंदर होंगे। तो इसका जो सेंटेंस होगा हम कहेंगे ही इज एज स्मार्ट एज यू आर। आप आर लिखें या ना लिखें ये कंसिडर किया जाएगा। अगर हम रीजन कहें तो हम कहेंगे एज you are intelligent, as you are intelligent you will pass। ठीक है, इसके बाद कंट्रास्ट में जैसा कि अभी हमने यहाँ पर जो गर्म मौसम वाला सेंटेंस बनाया था, आप कहेंगे इंटेलिजेंट as you are you will pass। तो ये तीनों ही चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल गई हैं। अब ये एनालिसिस करने में अगर आप टीजीटी इंग्लिश एग्जाम दे रहे हैं और आपको आ जाए कि यहाँ पर एस किस तरह का कंजंक्शन है, यहाँ पर एस किस तरह का है, तीनों में अलग अलग आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको इस एक्सपीरियंस को रिकॉल करना होगा। तब आप बता पाएंगे कि इस सिचुएशन में यूज किया गया कंट्रास्ट होगा और रीजन होगा, चूंकि इसके अंदर आप कॉज बता रहे हैं और इसमें कंपैरिजन है, दो लोगों की कंपेयर की जा रही है। तो आपको केवल एज देखकर नहीं बल्कि सिचुएशन देख करके ये बताना होगा कि एज कौन सा कंजंक्शन है। एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में जब आप कंजंक्शन को सर्च करते हैं तो आपको हाउ का आंसर लेना होता है। हाउ अपने आप में एक एडवर्ब है और एडवर्ब से ही एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज ही एडवर्ब क्लोज, जिसके अंदर वर्ब हो तो तीनों ही इंटर रिलेटेड हैं। तो हाउ जानने पर आपको एडवर्ब क्लोज का पता लगेगा, किसका, कि एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर का। अब मैनर कैसे होता है मैनर ऐसे होता है जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो यानी जो आपने मैनर किया तो यहाँ पर फिर एज आ गया, यहाँ पर फिर एज आ गया, तो आप क्या लिखेंगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। एज यू सो, SOW सो मीन्स बोना, ठीक है। सो शैल यू रीप, सो शैल यू रीप। तो यहाँ पर जो एज आया ये क्योंकि का सेंस नहीं दे रहा है। जब हम इसको क्योंकि के तौर पर लेते थे, कॉज के तौर पर लेते थे, तो वहां पर साफ साफ रीजन आता था, आप कमजोर थे, फेल हो गए, एज यू वर वीक। लेकिन यहाँ पर मैनर आया है, तौर तरीका बताया जा रहा है, एज यू सो सो शैल यू रीप। ठीक है, इसी तरह से आपका जो इस एग्जाम्पल के बाद दूसरा एग्जाम्पल होगा, दूसरों के साथ वैसा ही कीजिए जैसा कि आप दूसरों से तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं अपने लिए व्यवहार की। तो बाइबलिकल सेंटेंस है, डू अनटू अदर्स एज यू वांट टू बी डन बाय। थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप धीमे धीमे करके इसको सीख जाएंगे। डू अनटू अदर्स यानी दूसरों के लिए वही कीजिए जो आप बदले में दूसरों से चाहते हैं। अगला एग्जाम्पल होगा, जैसा चाहो वैसा करो। डू एज यू विश। तो यहाँ पर किस तरह से, जैसा आपका मन करे। तो हाउ का आंसर है जैसा आपका मन करे। अब हम फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर लेंगे एज इफ। एज इफ हम कहेंगे ही बिहेव्स, वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि मानो एक ऑफिसर हो गया हो। एज इफ ही हैड बीन एन ऑफिसर। अब आप कहेंगे कि यहाँ हैड बीन क्यों लगा एज इफ के बाद। अगर ऑफिसर हो तो आप यहाँ पर वर लगाते हैं। वर क्यों लगाते हैं? वर इसलिए लगाते हैं, एज इफ के बाद एक कल्पना होती है, अगर कल्पना में वर्ब नहीं है तो आप लिंकिंग वर्ब की जगह सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो आपको वर लगाना होता है। और जैसे कि वह एक ऑफिसर हो गया हो बट अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन है, अभी हुआ नहीं है, इसलिए बी की थर्ड फॉर्म बीन आई और आपने हेड लगाया। तो एज इफ के बाद
ये स्पेशल ट्रीटमेंट एक वर्ब को मिलता है जो कि आपको ध्यान रखना है। अब हम एज इफ का यूज करेंगे एडवर्ब क्लोज ऑफ मैनर में। एज इफ का मतलब है मानो कि। अब मानो कि को लेकर आप कई तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। हमारे पास 2 डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, इनको ट्रांसलेट करने में हमें एक बात ये देखनी पड़ेगी कि मानो कि तो हमारे पास एक आइडेंटिफिकेशन है एज इफ को लेकर के, और मानो कि का मतलब होता है सपोज। जब हम सपोज करते हैं तो ऑफ कोर्स कल्पना करते हैं। अब कल्पना वाले क्लोज के अंदर हमारे पास वर्ब भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। वर्ब से मतलब यहाँ मेन वर्ब से है, तो या तो लिंकिंग वर्ब होगी या मेन वर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऐसा सेंटेंस लेते हैं जिसमें मेन वर्ब है, तो हम लिखेंगे ही क्राइड या शाउटेड। यहाँ पर क्राइड रोने के लिए भी है, शोर मचाने के लिए भी है, लेकिन चिल्लाने के लिए सीधे सीधे शाउटेड है। ही क्राइड, और आप लिखेंगे एज इफ ही हैड बीन सेलेक्टेड। अब यहाँ पर सिलेक्टेड जो है हमारी मेन वर्ब है, ये पैसिव वॉइस में है इसलिए हमने हैड लिया। जब हमारे पास वर्ब होती है तो सिलेक्ट तो वो हुआ नहीं, ये अनफुलफिल्ड इमेजिनेशन है, तो इसलिए हमने वहाँ पर हैड यूज करना होता है। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट 5 के अंदर हम एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन में डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक हमारे साथ आप बने रहिएगा। फिलहाल यहाँ पर एज इफ के साथ या तो आप हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं वर्ब आने पर, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो या पैसिव वॉइस हो। और अगर केवल हो दिया गया हो और मेन वर्ब ना हो तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर शी बिहेव्स एज इफ शी वर अ क्वीन। अब यहाँ पर आपको जो वर है ये अजीब लगेगा, तो जब आप मानते हैं और सपोज किया जा रहा है तो आप ऐसी जगह पर वर्ब लगाते हैं, चाहे सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर प्रोनाउन हो या प्लूरल हो, हमें इस बात से मतलब नहीं है। एज इफ के साथ किसी भी वर्ब को इसी तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो आई होप कि ये जो सेंटेंसेस हैं, ये जो पूरी सीरीज है पॉइंट 4 तक, पार्ट 4 तक पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। और अगले पार्ट में जल्दी ही मिलते हैं आपसे एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन की स्टडी करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करते रहिएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।